क्योंकि मेरी ऑलरेडी जॉब बढ़िया चल रही है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है ना, इसलिए खाली कितना ही बैठूंगा। क्योंकि मैं एक्चुअली मैनेजमेंट पोजीशन पे वर्क करता हूँ ना वहाँ पे, तो बस काम आया कर दिया, बहुत कम काम आता है। हम्म। डेटा साइंस के पैकेजेस स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर 50 to 60 से स्टार्ट होके आपके 1 लाख को क्रॉस कर जाते हैं, 1 लाख 1,20,000 तक जाते हैं। ठीक है। एंड डेटा साइंस में ना द पॉइंट इज कि भाई एआई वाला पार्ट भी साथ में इंक्लूड होता है जब, तो फिर उसमें लिमिटेशन हट जाती है। फिर आपकी स्किल्स के ऊपर, आप जितनी ज्यादा अच्छी स्किल्स होगी तो ज्यादा बढ़िया पैकेज लगता है। क्योंकि डेटा साइंस में एआई वाले मैंने देखे हैं पैकेजेस 40 42 एलपीए के आसपास भी कई बच्चों ने यहाँ से पैकेजेस लिए हैं स्किल लेवल पे। बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें तो भाई इसकी स्टार्टिंग 50 60 से हो जाती है। ठीक है। हाँ 50 60 मान लो, 50 60 से स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है। इसके ना इसमें कैपिंग हिट हो जाती है अराउंड 1 लाख के आसपास। कैपिंग हिट हो जाती है 1 लाख के आसपास से ऊपर ना बिजनेस एनालिटिक्स वालों को बहुत कम चांसेस होते हैं मिल पाने के। क्योंकि अगर 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं फिर वो पीएम वाली पोजीशन आ जाती है, प्रोडक्ट मैनेजर वाली। तो फिर वो इंजीनियर्स को मैनेजमेंट वाला पार्ट आ जाता है। तो उसमें फिर थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स और चाहिए होती है, तब थोड़ा सा और बढ़ जाता है। हाँ आपको ऑलरेडी काफी कुछ आता है तो। सर्सल टॉपिक इतना मुश्किल है भी नहीं, सर्सल का भी सिंपल टॉपिक्स होते हैं। हाँ मतलब डायरेक्ट जर्नी कर सकते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। बिजनेस डायरेक्ट होते हैं, मतलब बिजनेस एनालिटिक्स की पोजीशन तो डायरेक्टली मिलती है, जूनियर वगैरह तो अलग चीज है। हाँ वो तो अलग चीज है। बट एज अ डेटा साइंटिस्ट ना टेक्निकली पोजीशन मिलती ही नहीं है। तो तुम्हें उसमें डेटा एनालिसिस का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके बाद ही डेटा साइंस पे तुम जा सकते हो। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि नहीं ही मिलती है। अगर अच्छी खासी स्किल्स है, तुमने अपना वर्क एक्सपीरियंस प्रूव कर रखा है तो हाँ। हाँ वही वही वाला पार्ट आता है। तो ज्यादातर हम यही मान के चलते हैं कि डेटा एनालिसिस का एक्सपीरियंस चाहिए होता है डेटा साइंस में जाने के लिए। ठीक है, तो पावर बीआई में हमने लास्ट टाइम क्या कवर किया था? डेट टेबल वाला किया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है। तो आज जो हम बनाएंगे, आज हम मेजर्स से स्टार्ट करेंगे। मेजर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन करके डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक बार मैं स्क्रीन शेयर वगैरह कर दूं, स्टार्ट करते हैं। हम्म। डेट टेबल के ऊपर क्लिक कर दो बस। डेट टेबल बनाया था ना उसको जैसे हमने। हाँ बस उसके ऊपर क्लिक कर दो। हाँ डेटा के अंदर आएगा ना। तो आपने शायद सेव नहीं किया होगा। हाँ आप आगे अगर करोगे ना तो उसमें बिजनेस एनालिटिक्स में सबसे ज्यादा टाइम आपको एजाइल में ही लगेगा जहां तक है। टॉपिक्स ना आगे काफी ज्यादा सिंपल हो जाएंगे, और इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स तो अभी भी नहीं बोलूंगा मैं इस वाले पार्ट को। हाँ बट या आगे और ज्यादा सिंपल हो जाएंगे इससे भी। हाँ नहीं, आगे वाली चीजें इनके कंपेरेटिवली सिंपल होती है, ये बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ क्योंकि आगे ना ज्यादा थ्योरी आ जाएगी।
ज्यादा थ्योरी आ जाएगी। देखो, मैंने यहाँ पे सिंपल डेट टेबल पे क्लिक किया, मेरी ये क्वेरी दिख जाती है। ठीक है ना? हाँ, क्वेरी वाला पैनल ओपन जाता है। ठीक है, तो आज जो हमारा गोल है दैट इज कस्टम मेजर्स। ठीक है, अब हम ना, मैंने पहले भी बताया था कि हम मेजर्स बहुत सारे बनाने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हम 20 के आसपास मेजर बनाते हैं, 16 to 20 के बीच की होती है। हाँ, तो अब सबका यूज नहीं होता। ठीक है, वो चीज बता चुका था। जो मेजर्स है उनको भी हमने ना दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक हम कहते हैं कस्टम मेजर्स। ठीक है, जो सिंपल मतलब मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं हम। ठीक है, एक हम बोलते हैं एडवांस टाइम इंटेलिजेंस। ठीक है, जिसके अंदर हम क्रिएट मेजर्स ही कर रहे हैं, बट उस टाइम पे जो मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं वो टाइम रिलेटेड मेजर्स है। मतलब जैसे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो गया, हर साल कितनी ग्रोथ हो रही है, हर महीने कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, या फिर जैसे मूविंग एवरेजेस हो गए, रोलिंग सम्स हो गए, ऐसा होता है, टाइम बेस्ड हो जाते हैं वो। ठीक है, तो आज का जो हमारा गोल है, हम कस्टम मेजर्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर टाइम बेस्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक बेस लेवल ऑफ मेजर्स कह सकते हो, बेस लेवल ऑफ डेक्स क्वेरीज, मतलब डेक्स क्वेरीज को कैसे यूज किया जाता है उसका बेस कह सकते हो उसको। ठीक है, अब जो कस्टम मेजर्स है, मेजर्स इज बेसिकली एक कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला है। ठीक है, मैं बता था कि भाई जो कॉलम्स होते हैं उसके अंदर एक्चुअली डेटा होता है, और मेजर्स इज जस्ट अ वी आर सेविंग अ फॉर्मूला। ठीक है, पावर बीआई के अंदर जब मैं फॉर्मूला सेव कर रहा होता हूँ, तो वो भी एक टेबल के अंदर ही सेव होता है। ठीक है, टेबल इसमें दो तरीके से उनके दो पर्पसेस होते हैं। एक सिंपली कॉलम्स को होल्ड करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए। दूसरा जितनी भी कैलकुलेशन वगैरह वाला पार्ट है उसको भी होल्ड करते हैं टेबल्स ही मेरे। ठीक है, तो आप इसको टेबल्स को एक तो डेटा जिसके अंदर है वैसे टेबल मान सकते हो, दूसरा ना इसको एक फोल्डर की तरह भी मान सकते हो कि भाई जितने भी ये एक फोल्डर है। ठीक है, अब अगर मैं फोल्डर्स वाली मेथोडोलॉजी पे जाऊं, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि भाई जितने भी मैं अपने कस्टम मेथड्स बना रहा हूँ ना, जितने मैं कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर रहा हूँ, उसको अलग से स्टोर करना चाहूंगा, इसी डेटा के अंदर मिक्स नहीं करना चाहूंगा क्योंकि कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज कि हम एक एम्प्टी टेबल बनाएंगे। ठीक है, और उसको सिर्फ और सिर्फ एक फोल्डर की तरह यूज करेंगे जिसमें हमारे कस्टम मेजर्स प्लेस होंगे। ठीक है, ये हमारा गोल रहेगा। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्टी टेबल, तो एम्प्टी टेबल जैसा तो कुछ होता ही नहीं, एक टेबल कभी भी एम्प्टी हो ही नहीं सकता। राइट, एंड पावर बीआई में भी वो चीज हार्ड कोडेड है। तो जब भी मैं एक टेबल बनाता हूँ पावर बीआई के अंदर, एक कॉलम बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं, दिखाते हैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मॉडलिंग में जाऊंगा, न्यू टेबल पे क्लिक किया, सॉरी, और इस बार मेरे को सिर्फ और सिर्फ टेबल का नाम देना है। ठीक है, तो मैं दूंगा कस्टम मेजर्स इक्वल टू, बस कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना। ठीक है, इससे मेरा बेसिकली एक ब्लैंक टेबल बनता है। मैंने इसको टिक किया। ठीक है, यहाँ पे देखो कस्टम मेजर्स के नाम से टेबल आ गया। राइट, इसको मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर एक कॉलम बाय डिफॉल्ट पाओगे डालते डालता है, क्योंकि अगेन एम्प्टी टेबल जैसा कुछ नहीं होता, एटलीस्ट तुम्हें एक कॉलम तो उसके अंदर चाहिए चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली डाल देता है क्योंकि एम्प्टी टेबल जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो व्हाट वी विल डू इज कि हम इसके अंदर मेजर स्टोर करेंगे और इस वाले कॉलम को हाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हम और कॉलम डाल रहे होते तो हम इसको डिलीट भी कर सकते थे, बट अभी क्योंकि हम सिर्फ मेजर्स ही डालेंगे, कुछ कॉलम नहीं डालेंगे, तो हमें इसको हाइड करना पड़ेगा, डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगेन भाई कि भाई टेबल बिना कॉलम के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है, टेबल बना लो, इसके अंदर फिर मेजर्स बनाना शुरू करते हैं। हम्म, आपने रन कर दिया क्वेरी, रन कर दो, न्यू टेबल में बन गया टेबल। आपके में स्पेलिंग कुछ और होगी ऑर्डर्स की। ओ स्मॉल या कैपिटल का देखो। तो उसमें जा पे ऑर्डर्स लिखा है वहाँ पे वहाँ पे एस करना पड़ेगा आपको। हो गई, जो टेबल वाली करी होगी। हाँ, तो वो करने के बाद अच्छा उसके स्टेप्स पूछे होंगे। हाँ, अगले में उसे मॉडलिंग में जाके कनेक्ट करना है, डेट टेबल आ गया ना। हाँ ठीक है, नहीं नहीं सेव तो करना पड़ेगा, कंट्रोल एस तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब नहीं यार सेव हो गया तो नहीं होगा। एंड अब आपको क्या करना है, मॉडलिंग में जाके उसको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है।
याद है इसके ऑर्डर्स में से, ऑर्डर डेट से डेट टेबल की डेट के ऊपर। नहीं नहीं, ऊपर वाले मॉडलिंग में नहीं, वो साइड में मॉडल व्यू में, लेफ्ट साइड। हाँ, तीसरा ऑप्शन होता है ना मॉडल व्यू। हाँ, समझ गया ना। और उसके बाद लास्ट स्टेप रहेगा आपका, आपको उसको मार्केट डेट टेबल करना है। ठीक है, ये 3 स्टेप रहते हैं। ठीक है, एक बार एक ब्लैंक टेबल बना के कस्टम मेजर उसको नाम दे दो, फिर आगे बताता हूँ। अरे, डेटा एनालिसिस में, डेटा एनालिसिस में हाँ आपको कैप फेस करना पड़ेगा। मतलब इट्स नॉट लाइक कैप कि भाई एक लेवल है, आप 50-60 तक का प्रमोशन आराम से ले लोगे, 60,000 तक के प्रमोशन हो गए आराम से आ जाएगा। स्टार्टिंग अगर आपकी लेट से 45 के आसपास लगती है, तो आप 60,000 तक प्रमोशन होके आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन स्लो हो जाते हैं एंड बहुत रेयर हो जाते हैं, पीक हो जाता है वो। तो या अगर आपका स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, कंपनी आपको रिटेन करना चाहती है, कंपनी के पास कुछ ऐसा है जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपका पैकेज बढ़ेगा वहां पे। बट द पॉइंट इज कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, तो उसके बाद बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल कैप्स तो नहीं एग्जिस्ट करते ही नहीं ना। 40-45 के आसपास। वो वाला पॉइंट भी है। हम्म। नेक्स्ट वीक फ्राइडे तो हो गया। हाँ हाँ, हम तो कर ही रहे हैं। हम तो आधा कर लिया हमने, मतलब आज आधा कर लेंगे, बाकी आधा अगले हफ्ते कर लेंगे, भाई 2 हफ्ते का होता है पावर भी है। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर मेजर्स क्रिएट करना शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले सबसे बेसिक मेजर्स क्रिएट करेंगे, लाइक टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो सिंपली मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा एंड इसके अंदर एक नया मेजर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले करता हूँ टोटल सेल्स, नाम दिया, सिंपल है बहुत ज्यादा, बस मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसके अंदर ऑर्डर्स में से सेल्स दे दूंगा। ठीक है, सिंपल इनफ, एंड ये एक मेरा मेजर बन गया टोटल सेल्स का। ठीक है, सिमिलर मैनर में मेरे को टोटल क्वांटिटी और टोटल प्रॉफिट भी बनाना है। ठीक है, तो भाई मैं इसको कॉपी कर लूंगा, न्यू मेजर, इस बार और सेल्स की जगह पे क्वांटिटी कर देंगे बस, और यहाँ पे भी मैं टोटल क्वांटिटी कर दूंगा। इसको भी हमने एंटर किया, एक और मेजर मेरा क्रिएट हो गया। देन अगेन न्यू मेजर, इसके अंदर मैं सेल्स की जगह पे प्रॉफिट कर दूंगा। ठीक है, मेरे 3 मेजर्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब मैं एक, वैसे तो एक मेजर के बाद भी कर सकता था, बट इनके बाद मैं एक बार एक कॉलम को हाइड कर दूंगा, बस राइट क्लिक किया, हाइड कर दिया, जो कॉलम बाय डिफॉल्ट आया था उसको हाइड कर दिया बस। सेल्स, क्वांटिटी एंड प्रॉफिट, टोटल तीनों में सम लगाया है बस। हाँ, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स। ठीक है, कर लो, तीनों क्लियर कर लो। हम्म, कॉलम नहीं आ रहा। आपने नाम तो टोटल सेल्स ही रखा होगा इसका। हाँ,
क्या? सॉरी? 50 के ऊपर जाने का? देखो आपको ना ऑलरेडी डीएस वगैरह की थोड़ी बहुत स्किल्स वगैरह आती हैं, ठीक है, स्टैट्स वगैरह आता है, तो डेटा एनालिसिस में आप स्टैट्स के साथ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन होती है बीच में एक पोजीशन होती है डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के बीच में, ठीक है, मीडियोकर पोजीशन कहते हैं उसे। डेटा इंजीनियरिंग में तो एक दो चीजें और लगती हैं। एक होता है बेसिकली उसमें डेटा एनालिसिस विद स्टैट्स वाला पार्ट होता है, तो उस पे जा सकते हो। उसके अंदर आपका एम कर सकते हो 60 के अराउंड का, तो वो वाला पार्ट है, ठीक है। बट वो ये है कि वो वाली पोजीशन रेयर होती है, ज्यादातर डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस पे जंप होता है। बिग फोर में तो ज्यादा मिलेगा, बिग फोर में तो बहुत ज्यादा मिलता है। बिग फोर में एज डेटा एनालिस्ट आपको आराम से 80-80 के आसपास ले सकते हो आप, क्योंकि उसमें डेटा एनालिस्ट स्टार्टिंग वही मतलब पीक पे ही स्टार्ट करते हैं, वो फिर आपका उतना ही रहता है, प्रमोशन बहुत कम होते हैं वहां पे। हाँ, सोलह पार्ट रहता है वहां पे, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको लाइक बहुत अच्छे से अपने आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आप वर्थ इट हो। हाँ। हाँ, आपने उसी के अंदर चेंज कर दिया। हाँ। नहीं, न्यू मेजर बनाना पड़ेगा। हाँ बना लो, उसका वो हार्ड कॉपी सबमिट करनी है आपको। वो तो बहुत जल्दी हो जाता है, वैसे भी स्टैट्स के दोनों मॉड्यूल कवर करने में हमें 3 से 4 हफ्ते मतलब एक महीना ही लगता है। और आपको क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ आता है तो हम काफी स्पीड में भी ले सकते हैं उसे। हाँ वही कह रहा हूँ। नहीं, रिवाइज करने में स्टिल हम स्पीड ले सकते हैं ना। रिवाइज करने में बिल्कुल आपको स्क्रैच से नहीं समझाना पड़ेगी ना चीजें, तो फिर वो ज्यादा सिंपलर हो जाता है। हम्म। डेटा साइंस में डायरेक्टली मिलना मुश्किल है, बट वही इस बारे में देखो जितना मेरे को मार्केट का आइडिया है उतना आइडिया है, बट मैं एचआर साइड पे कभी वर्क नहीं किया, तो एग्जैक्टली लाइक प्रॉपर आइडिया नहीं दे सकता मैं आपको। हम महिमा हमसे उस बारे में बात करना, वो प्लेसमेंट वगैरह कुछ मैनेज करते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर की। डेटा एनालिसिस में मैं बता रहा हूँ कि जितना मैंने डेटा एनालिसिस पढ़ा है, जितने मेरे बच्चे लगे हैं प्लेसमेंट हुए हैं, उसमें 40 to 60 के बीच में प्लेसमेंट होती है। नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट शायद जो पहले पैकेज बताया मैंने यही तो बताया थे आपको। हाँ, 40 to 60 की रेंज रहती है। बाकी अगर कुछ जुगाड़ वगैरह होता हो तो मैं आप बता पाएंगे इस बारे में। हाँ, एक्सपीरियंस की वजह से कुछ हो जाए अगर शायद से। हाँ बिल्कुल। हाँ वही, तो प्रॉब्लम है। हम्म। हाँ, मैम से बात करना, मे बी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। 1 साल कम से कम। अच्छा हाँ, वो भी कर सकते हो। 6 महीने तो आई वुड से सजेस्ट स्टिल कि एक्सपीरियंस है फिर भी 6 महीने तो रहो, क्योंकि वरना फिर प्रॉब्लम वाली आती है ना कि अगर आपने एक कंपनी बहुत ज्यादा जल्दी स्विच करी है, तो अगले इंटरव्यू में पूछा जाएगा भाई इतनी जल्दी क्यों स्विच करी है। एंड इंटरव्यूज का एक बेसिक रूल है, आप पिछली कंपनी की बेइज्जती नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक और नया मेजर क्रिएट करते हैं हम कैलकुलेट करने वाले हैं प्रॉफिट परसेंटेज। हाँ ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का सिंपल सा मेरा फॉर्मूला क्या होता है कि भाई प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल सकती है। हमने डेट को कॉन्टिन्यूस किया था, याद है कि भाई जिस दिन कोई भी ऑर्डर नहीं है उस दिन की भी डेट हमारे पास अवेलेबल है जीरो के साथ, तो उस दिन टोटल सेल्स कितनी हो गई?
ऐसे दिनों पे टोटल सेल्स कितनी हो गई? 0। अब मैं अगर प्रॉफिट को टोटल सेल्स से डिवाइड करूं, बेशक से प्रॉफिट भी 0 है, बट 0/0 अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नहीं। हाँ, ठीक है। तो उस चीज को मेरे को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकता, मैं डिवाइड का फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। अब इससे वो चीज हैंडल कैसे होती है वो भी बताऊंगा, ठीक है। डिवाइड में मैं टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स दो दिए, ठीक है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे ऑल्टरनेट रिजल्ट का भी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया 0। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि बाई चांस कहीं पे 0/0 वाला इशू आ जाए, एरर आ जाए, तो भाई इंस्टेड ऑफ गिविंग द एरर सिंपली 0 रिटर्न कर दो मेरे को, कि प्रॉफिट परसेंटेज टेक्निकली 0 ही हुई, तो 0 रिटर्न कर दो। इसलिए हम डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मोर रोबस्ट हो जाता है ये, ठीक है। पंकज जी को समझ नहीं आया शायद, नहीं आप इतनी ध्यान से देख रहे थे ना। हाँ, हाँ, बेसिकली कहने का मतलब यही है, ठीक है। लास्ट में भाई इंटू 100 कर देंगे। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। टोटल प्रॉफिट ऊपर आया, टोटल सेल्स नीचे आया। हाँ, बस एंटर कर दो, हमारा एक और मेजर क्रिएट हो जाएगा, टोटल परसेंटेज आ गया, ठीक है ना, ठीक है। अगला कौन सा करना है हमें? हाँ, अगला हमें करना है हाई वैल्यू सेल्स, हाई वैल्यू सेल्स, ठीक है। तो एक नया मेजर, विल नेम इट हाई वैल्यू सेल्स, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट ये, हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं मेजर बनाते हुए स्पेलिंग गलती की हुई है, अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, दोबारा निकल देना बस, सिंपल। आगे करें, ठीक है। हाई वैल्यू सेल्स के लिए अब मैं एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, कॉल्ड कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो करता क्या है कि भाई एक मैं उसको एक्सप्रेशन देता हूँ, एक फॉर्मूला और देता हूँ उसको, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि मैं इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, बट एक फिल्टर के साथ। मतलब जैसे टोटल सेल्स है, हाई वैल्यू सेल्स निकालनी है मेरे को, टोटल सेल्स को मैं कैलकुलेट करवाऊंगा, बट एक कंडीशन दे दूंगा कि भाई सेल्स की वैल्यू 500 से या 1000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी हाई वैल्यू सेल्स आएगी, पॉइंट। तो सिंपली कैलकुलेट का फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को एक्सप्रेशन देना है। अब मैंने बताया था कि मेजर्स में फॉर्मूला ही स्टोर होता है ना। तो मैं एक्सप्रेशन दिया, सेल्स द टोटल सेल्स भी दे सकता हूँ, पॉइंट। हाँ, इसके बाद फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। तो मैं फिल्टर का फॉर्मूला यूज करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को टेबल बताना है, किस टेबल के ऊपर फिल्टर लगा रहा हूँ। मेरा सेल्स की वैल्यू देखनी है मेरे को, वो ऑर्डर्स के अंदर है, तो मैं ऑर्डर्स लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को डिफाइन करना है फिल्टर क्या है मेरा, ठीक है। मेरा फिल्टर है कि भाई जो ऑर्डर्स टेबल है उसके अंदर जो सेल्स का कॉलम है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 500। उसको मतलब टोटल करके निकाल देगा, मतलब आंसर तो कुछ भी नहीं दिखेगा ना अभी। नया मेथड बन गया। अगर इसको आपको देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि लेट्स से मैं प्रोडक्ट्स में से कैटेगरी ले लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके साथ में हाई वैल्यू सेल्स डाल देता हूँ। तो अब जो यहाँ पे आ रहा है ये हाई वैल्यू सेल्स का टोटल आ रहा है सिर्फ, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से। 500 लिया है मैंने, देख लो, हो गया। कोई बात नहीं। अगला कौन सा बनाना है?
स्टार्टिंग यू कैन से 50 to 60 लग जाएगा। शुरुआत की 1 साल की बात है। उसके बाद तो फिर जब डेटा साइंस में जाओगे, डेटा साइंस में एक्चुअली कैपिंग हट जाती है AI के साथ ना। वही है कि आप फिर से सब स्किल का खेल रह जाता है, जितनी ज्यादा स्किल्स उतना ज्यादा पैकेज। हम्म। आप हाँ अप्लाई करो, बोल सकते हो ये चीज। कई बार होता है कंपनी एक्सेप्ट भी कर लेती है, अगर यू कैन प्रूव योर स्किल्स एंड एवरीथिंग। इंटरव्यू में अगर उन्हें आप अच्छे लगते हो तो एक्सेप्ट भी कर लेंगी। मैं एक एवरेज स्टार्ट बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ से 5-6 महीने का यहाँ से बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। 3 महीने में एक कंपनी में एटलीस्ट 6 महीने रुकना होता है ना, भैया ने बताया। 6 मंथ्स अच्छा नहीं है, बट रेज्यूमे में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा उस चीज का ना, कि आपने पहला जो आपका एक्सपीरियंस वो भी 3 महीने का, यहाँ से चलो यहाँ से 6 महीने का बन जाएगा यहाँ से तो कोई इशू नहीं है, बट फिर से 3 महीने का। तो बेसिकली जब भी आपका रेज्यूमे कहीं जाता है ना, तो जो रेज्यूमे पढ़ रहा है, जो इंटरव्यूअर है, उसका दिमाग में ये आता है कि भाई बहुत जल्दी जल्दी कंपनी स्विच कर रहा है, तो मेरी कंपनी में आएगा 3 महीने में दोबारा भाग जाएगा। हाँ, इमेज बन जाती है वो वाली। तो एटलीस्ट 6 महीने बोला जाता है, वैसे तो कम से कम 1 साल बोला जाता है, बट हाँ रेयर केसेस में 6 महीने भी चल जाता है। ठीक है। अब एक नया मेजर बनाएंगे। ठीक है। अब जो हम नया मेजर बनाएंगे वो एक्चुअली हम बना दोबारा प्रॉफिट परसेंटेज वाला ही रहे। ठीक है। बट कंसेप्ट थोड़े से डिफरेंट है। तो इस बार हम क्या करेंगे, प्रॉफिट रेशियो बोल लेंगे उसे। ठीक है। तो लो, प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, वेरिएबल्स का। मैं डेक्स क्वेरी के अंदर वेरिएबल्स भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, मैं सिंपली वैल लिखता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, लेट्स से मैंने पी ले लिया, तो पी बिकम्स माय वेरिएबल। उसकी वैल्यू मैंने टोटल प्रॉफिट दे दी। ठीक है। सिमिलर, मैंने वैल लिया, एस इक्वल टू टोटल सेल्स दे दिया। ठीक है। अब जो ये डेक्स क्वेरी बन रही है, ये मल्टीपल लाइंस की हो गई, ये करेक्टेड तो बची नहीं, क्योंकि ये एक डिफरेंट लाइन है, ये एक डिफरेंट लाइन है। तो जब मैं रिटर्न करता हूँ, जब मैं आंसर इसका, एक मतलब आंसर तो फाइनल एक ही होगा ना, तो वो जो फाइनल आंसर है वो बताने के लिए आई यूज रिटर्न। ठीक है। फाइनल आंसर क्या है मेरे पास है, डिवाइड। ठीक है। प्रॉफिट को सेल से, 0। समझाया कंसेप्ट। ऑल्टरनेट रिजल्ट 0 है, वो तो वही प्रॉफिट परसेंटेज जैसे ही है। बस ये वेरिएबल का जो यहाँ पे कंसेप्ट है ना, ये एक नया कंसेप्ट आपके लिए। ठीक है। हाँ, 0 वो की अनडिफाइंड एरर है, तो उसकी यहाँ पे 0 दिखाते हैं। हम टेक्निकली चाहे तो पी स्लैश एस भी लिख सकता हूँ, वो भी डिवाइड करता है, बट भाई उसमें अनडिफाइंड का इशू। सॉरी, समझ आ गया। ठीक है। वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप ये डिवाइड का फॉर्मूला किसी और वेरिएबल के अंदर डालने की सोच रहे थे। हाँ, वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मर्जी है आपकी। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, वो वाला तो हो जाएगा। वो इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। हाँ, मैनेजमेंट वही है। बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स भी वही होता है कि भाई आपका बिजनेस का डेटा आ रहा है, आपको उसको एनालाइज करना है। यहाँ पे आपने मैनेजमेंट में काम किया, वहाँ पे भी आपने एम्प्लॉइज वगैरह को मैनेज किया होगा। वही सेम चीज है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट।
प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ना, अब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि भाई वो कंपनी जिस टेक स्टैक पे वर्क कर रही है, तो उस टेक स्टैक को आपको सीखना पड़ता है। वही पॉइंट होता है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाले पार्ट में सिंपल कोई कोर्स करके नहीं कर सकते। अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स करते हो ना, तो वो एक, यू कैन से, एक जनरल आइडिया वाला कोर्स हो जाता है। फिर आपको स्टिल जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका टेक स्टैक आना चाहिए। हाँ, तो दूसरों पे जाओगे तो दूसरे का सीखना पड़ेगा। तभी तो प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजमेंट में एक फायदा होता है कि आपको प्रॉपर टेक स्टैक ये नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा स्किल्स होनी चाहिए उसमें, आपको आइडिया होना चाहिए। मान लो एक कंपनी है, उसके अंदर लेट्स से जेएस और एसक्यूएल बेस्ड काम होता है, ठीक है। तो आपको जेएस क्या होता है पता होना चाहिए, कैसे काम होता है उसके अंदर पता होना चाहिए, एसक्यूएल क्या होता है उसके अंदर कैसे काम होता है वो पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपको जेएस और एसक्यूएल पे काम करना है, पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंडर एक टीम होगी, एंड उस टीम में इंजीनियर्स होंगे जिनको आपको काम एलोकेट करना है। तो जब तक आपको पता ही नहीं है कि काम क्या है, तो आप डिवाइड करके एलोकेट कैसे करोगे ना। हाँ, हाँ, ये अलग चीज़ होता है। तो मतलब आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना होता। हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर्स मैंने देखा है जो टेक स्टैक पढ़ते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर एक टेक स्टैक पढ़ लेते हैं किसी कंपनी का। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं होता। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं होता। बट आपको पर कंपनी के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है। हम्म, किस चीज पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये वाला हो गया। अगेन एक न्यू मेजर पे आते हैं। अगला हमारा है, हम्म, अब ना, व्हाट विल डू इज, पहले गोल समझाता हूँ सिंपल सा, कि भाई मेरा गोल है कि मैं हर प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस निकालना चाहता हूँ। हर प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसके लिए मेरे को एवरेज करना पड़ेगा बहुत बार। हर प्रोडक्ट के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पे लूप्स वगैरह तो होते अवेलेबल है नहीं मेरे पास कि भाई मैं एक लूप लगा दूं कि हर प्रोडक्ट का एवरेज निकालता रहे, वो तो अवेलेबल है नहीं। उसकी रिप्लेसमेंट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं आइटरेटर्स, ठीक है। पावर बीआई में कंसेप्ट होता है आइटरेटर्स का, ठीक है। जैसे जितने भी फॉर्मुलाज है मेरे, सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, और अब उनके आगे एक्स लगा दो, एवरेज एक्स, सम एक्स, काउंट एक्स, तो वो बन जाते हैं आइटरेटर्स, ठीक है। अब आइटरेटर्स क्या होते हैं कि भाई उनको आप एक एक्सप्रेशन दे दो, ठीक है, कि भाई ये चीज करनी है, और जैसे एवरेज एक्स वो एवरेज तो कैलकुलेट करेगा ही, और वो ना एक लिस्ट ऑफ इनपुट ले सकते हैं, और उस लिस्ट ऑफ इनपुट में हर एक इनपुट के लिए वो एवरेज कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली आप एवरेज कैलकुलेट करवा रहे हो बार बार, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 200 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं 200 के 200 बार फॉर्मुला तो नहीं लिखूंगा, है ना, सेंस ही नहीं बनता। तो इसलिए हम आइटरेटर्स का यूज करते हैं, एवरेज एक्स। अभी हम एवरेज एक्स का यूज करने वाले, एवरेज एक्स होता है, वैसे सम एक्स और काउंट एक्स वगैरह भी वो एवरेज निकाल के स्टोर करके रखता है, ठीक है। आप प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट प्लॉट कर लोगे, प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट, तो हर एक नेम का एवरेज निकाल देगा। आप कैटेगरी के अगेंस्ट प्लॉट करोगे, तो उस कैटेगरी के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एवरेज निकाल के एक ग्रैंड एवरेज निकाल देगा। यानी क्या point? हाँ, हम्म, क्योंकि मेजर है वो फॉर्मुला ही स्टोर करता है, वो डिपेंड करता है हम किसके साथ प्लॉट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो निकालते हैं, कैलकुलेशन तभी होती है, ठीक है ना। तो वी कैन डू एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मुला यूज करूंगा एवरेज एक्स का, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को सबसे पहले देना है टेबल। हाँ, नॉर्मल एवरेज। हाँ, आप नॉर्मल एवरेज दोगे तो भाई वो एक बार एवरेज निकाल पाएगा, या तो पूरे इसका एवरेज निकाल लो। हाँ, हाँ, एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट। अब मैं एक फॉर्मूला यूज कर लूंगा वैल्यूज को, ठीक है। इसके अंदर मैं प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट नेम लेट्स से मे बी यूनिक ना हो, है ना, एक नाम से दो प्रोडक्ट में भी एग्जिस्ट करते हो। तो विल डू प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और सेकेंडली मेरे को इसको देना है
टोटल सेल्स, ठीक है। एक्सप्रेशन में टोटल सेल्स का इसीलिए दिया है क्योंकि मेरा सम, सेल्स के सम को ही तो डिवाइड करते हैं हम टेबल की उससे वैल्यू से ना, इस वजह से टोटल सेल्स। हाँ, मतलब प्रोडक्ट की बेसिस पे एवरेज, हाँ सही है, ठीक है, समझ आया। मतलब क्या पूछ रहे हो? ठीक है, इसके बाद हमारा, क्या, एक और बचा है अभी मेजर ना हमारा। हाँ हाँ, ये तो हो गया, डन है, रन कर दो। अगला है हमारा, हम कैटेगरी परसेंटेज निकालें, मतलब हर कैटेगरी कितने परसेंट मेरी सेल्स को कंट्रीब्यूट करती है, वो निकालेंगे। हो गया, ठीक है। अगेन न्यू मेजर, ये हमारा कस्टम मेजर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे दूं, एक क्वेश्चन दे दूंगा एक मेजर बनाने के लिए। बाद एक एक्सरसाइज दे दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, अब सिंपली मैं अगेन डिवाइड करूंगा, ठीक है। डिवाइड क्या करूंगा मैं, टोटल सेल्स को, सही है, आपने पाइथन नहीं कर लिया फिर, पाइथन तो प्योर लॉजिक पे ही बेस्ड है। इसके अंदर कैलकुलेट का फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। एक मिनट, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? हाँ नहीं, ठीक है, सोच रहा था मैं। टोटल सेल्स ले लिया। अब जो फिल्टर है उसके अंदर मैं सीधे सीधे वैल्यूज दे सकता हूँ, वैल्यूज कैसे दूंगा, प्रोडक्ट आईडीज, ठीक है। हाँ, क्योंकि कैटेगरी तो मैं डायरेक्टली दूंगा नहीं, मैं प्रोडक्ट लेवल पे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। कि मान लो भाई कभी कोई ऐसा केस हो सकता है, मैं किसी कैटेगरी के टॉप समथिंग देख रहा हूँ, टॉप 10 प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ, है ना, तो उसकी वजह से ना प्रोडक्ट के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। So I'll do प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, सिंपल इनफ हो जाए। कैलकुलेट वाला फॉर्मूला करता है जो ये एक्सप्रेशन है, इसको कैलकुलेट करेगा सिर्फ इन वाली वैल्यूज के लिए, हर एक प्रोडक्ट आईडी की टोटल सेल्स निकालेगा। हाँ हाँ, नहीं ये बेसिकली देखो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, इसने हर एक प्रोडक्ट आईडी की टोटल सेल्स निकाली। हाँ हाँ, हम्म, हाँ, यहाँ पे कैटेगोरिकल परसेंटेज ऐसे निकालेगा, ये एक्चुअली कैटेगोरिकल परसेंटेज निकाल नहीं रहा, ठीक है। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, मेजर है, सिर्फ एक्सप्रेशन है। जब मैं इसको प्लॉट करूंगा कैटेगरीज के साथ, जब मैं इसको प्लॉट करूंगा कैटेगरीज के साथ, तो इसके बाद हर एक कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा ये। और जब ये हर एक कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड हो गया, तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आएंगे वो सिर्फ उसी कैटेगरी के आएंगे, नहीं पॉइंट। तो मैं एक्चुअली इसको कैटेगरी, सब कैटेगरी, किसी के कुछ भी देखने के लिए यूज कर सकता हूँ। नाम रखा है मैंने कैटेगरी शेयर परसेंटेज, बट एक्चुअली मैं मेरी टोटल सेल्स के अंदर किसी भी चीज का कितना शेयर है वो देख सकता हूँ। नहीं समझ आया? प्लॉटिंग के टाइम पे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाँ, अभी सिर्फ डेटा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि प्लॉटिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा छोटा है, प्लॉटिंग में कुछ भी नहीं है, प्लॉटिंग बहुत सिंपल होती है इसमें।
प्लॉटिंग में सिर्फ वही है कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं उस चीजों को। तो फन वाला पार्ट है। हो गया, ठीक है। तो आज के लिए ये हमारा लास्ट मेथड था। आपको एक क्रिएट करना है, सो आप क्रिएट कर लो। अभी कर लो, 10 मिनट है। सेल्स के बेसिस पे टॉप 10 कस्टमर्स निकाल दो। ठीक है, इसमें फॉर्मुलाज लगेंगे जो मैंने करवाए नहीं है अभी। ठीक है, तो आप दिमाग लगाओ कैसे क्या कर सकते हो। टॉप 10 कस्टमर्स निकालने हैं सेल्स के बेसिस पे। हाँ। और मैं फॉर्मुला इसमें बता देता हूँ। इसमें फॉर्मुला यूज होगा टॉप एन का, मतलब जो आपने नहीं पढ़ा सिर्फ वाला बताया, वैसे तो और भी फॉर्मुलाज लगेंगे, बट जो आपने नहीं पढ़ा वो था टॉप एन का फॉर्मूला, टॉप एन का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको अगर चेक करना है कि भाई टॉप एन क्या है, तो आप सिंपली ऐसे टॉप एन लिख के और देख सकते हो कि भाई क्या क्या लेता है ये। अभी बना के रखता हूँ, बट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ इसे। किसने? ऑर्डर बाय? आपको किस तरीके से ऑर्डर करना है उसे? ऑर्डर वाइज बेसिकली सॉर्टिंग ना। सिंटेक्स तो आपको वहां पे दिख ही रहा है।
मैं तो यार सिंटेक्स वहीं पे आ ही रहा है। अरे चैट जीपीटी कर लिया। हो मैं हेलो हेलो। बता, एक मिनट। देखो, तो मैंने कैलकुलेट लगाया, ठीक है, और कैलकुलेट किया टोटल सेल्स, ठीक है। मैंने टोटल सेल्स कैलकुलेट किया, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ कस्टमर के नाम चाहिए, तो मैं टॉप एन भी एक्चुअली इसके आगे से लगा सकता हूँ। बट मैं कस्टमर्स, जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उनकी सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो प्लॉटिंग में थोड़ा सा आगे इजी रहेगा, अभी आपको वाला कंसेप्ट समझ नहीं आएगा कि प्लॉटिंग में इस तरीके से इजी कैसे रहेगा। बट हाँ, अगर जो मेरा क्वेश्चन था उसमें बेसिकली मेन था ये वाला, ठीक है। मैंने टॉप एन लगाया। टॉप एन के अंदर मेरे को चार चीजें देनी होती है, ठीक है। सबसे पहले एन वैल्यूज। एन वैल्यूज होती है कि भाई कितनी, जो मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ उसमें से टॉप की कितनी वैल्यू चाहिए। तो मैंने दिया टॉप 10, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है टेबल, ठीक है, कि कहाँ से वैल्यू चाहिए। तो कस्टमर्स में, कस्टमर्स नेम में से वैल्यू चाहिए, ठीक है। ग्रुप बाय, किस चीज के बेसिस पे चाहिए, सेल्स के बेसिस पे चाहिए। और उसका मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग। टॉप 10 ले रहा हूँ तो टॉप में सबसे ज्यादा से वाली चाहिए मेरे को, डिसेंडिंग रखूंगा तब भी सबसे ज्यादा वाली टॉप पे आएगी ना। मतलब ये थोड़ा सा यू कैन से मुश्किल है। मुश्किल है, ट्रिकी है। हाँ। नहीं, सिर्फ लॉजिक वाली बात भी नहीं है इसमें ना, तुम्हें एक्चुअली पता होना चाहिए कि टॉप 10 किसी करता है। क्या चीज? हाँ हाँ, डायरेक्टली नहीं आते ना, वैल्यू से आपको निकालना पड़ता है। तो वैल्यू तो मैंने आपको पहले भी बताया था उसमें, प्लॉट वाले में, जब एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट थी। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने बताया था कि टॉप एंड वो फॉर्मूले जो मैंने आपको अब तक नहीं बताया है, बाकी और फॉर्मूले भी लगेंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ये लास्ट रहेगा। उसके बाद हम ट्यूसडे को एडवांस टाइम इंटेलिजेंस वाले मेजर्स करेंगे, ठीक है। फिर बचे हुए 3 दिन विजुअलाइजेशन और पावर बीआई खत्म। Done?
डन। ठीक है, बस सेव कर लेना इसे। और ठीक है, बस आज के लिए फिर इतना ही। ओके, ट्यूजडे मिलते हैं कल। हाँ हाँ, वो वाली है। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय बाय।